हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनकम फ्रॉम द अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, जो कि दूसरा हेड है। तो चलिए जी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिस्टर, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह या फार्मूले रहेंगे, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहली वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, तो इसमें हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, मिस्टर रामा राव हैड टेकन अ शॉप ऑन रेंट एट मंथली रेंट। रामा राव ने एक शॉप ली है मंथली रेंट, जिसका क्या है 2000 रुपीज़ है। ही हैज़ सबलेट यानी किराए पे ली, लेकिन उसको फिर आगे किराए पे दे दिया। कितना हिस्सा? 25% ऑफ द एरिया, यानी जितना भी एरिया उसने रेंट पे लिया उसका 25% उसने आगे सबलेट किराए पे दे दिया। किसको दे दिया? डी के रॉय को दे दिया। 1000 पर मंथ पे दे दिया। और उसके बाद उसने शॉप की रिपेयर करवाई, उस पर 4000 उसका खर्चा आया। तो हमने इनकम, देखिए जो क्वेश्चन में से पूछा जाएगा वही हमने उसका आंसर निकाल के देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं पूछा गया, इनकम फ्रॉम किसका पूछा गया है? सब लेटिंग। अभी देखिए, जब कोई चीज़ लेट आउट करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो उसका उसका जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन आगे दोबारा फिर सबलेट कर देते हैं, जब उसका किस में काउंट होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको हम काउंट करते हैं। तो चलिए जी, सब लेटिंग में उसने कितना कमाया, यानी कितना रेंट लिया। सबसे पहले देखिए, उस 1000 पर मंथ उससे ले रहा है वो सब लेटिंग का, तो कितना हो गया? 12,000 रुपीज़, यानी पूरे ईयर का हो गया 12,000 रुपीज़ उसकी होगी इनकम। लेकिन उसमें उसके कौन कौन से खर्चे हुए, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हुए, वो हम उसमें से माइनस करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले सबलेट पोर्शन में क्या क्या उसका खर्चा हुआ। तो पहला खर्चा तो ये देखिए, वो खुद कितना पे कर रहा है? पूरी शॉप का 2000 पे कर रहा है। 2000 पे कर रहा है, तो पूरे ईयर का कितना हो गया? 24,000। और उसने सबलेट किया है 25%। इट मीन्स 25% पोर्शन का जो रेंट पे कर रहा है वो उसका एज इट इज खर्चा ही होगा ना, जिसको उसने आगे रेंट पे दिया। लेकिन 12,000 उसका रेंट ले रहा है, तो उस 25% का खुद रेंट भी तो पे कर रहा है ना, 6000। ठीक है जी। उसके बाद 4000 पूरी शॉप को उसने रिपेयर करने में लगाया, लेकिन 25% जो पोर्शन है उस पर कितना रिपेयर का खर्चा आया होगा? तो 1000। तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर है 7000, माइनस करेंगे तो उसकी इनकम फ्रॉम सब लेटिंग यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना होगा? 5000। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मिस्टर एस प्रतिहरी है कंस्ट्रक्ट आ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एट दिल्ली। दिल्ली में उसने कोई एक बिल्डिंग खड़ी की है जिसमें 40 फ्लैट हैं, और उसके बाद हर फ्लैट का वो 1000 पर मंथ ले रहा है रेंट। और उसके बाद उसकी जो भी फिक्स्ड एंड रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टी की है, फिक्स्ड यानी म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने लगाई है, यानी एमआरवी बोल सकते हैं, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 4,50,000। ठीक है जी। तो उसके बाद ओनर ने कौन कौन से खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, ये आपको दे रखे हैं, लिफ्ट का, पंप का, सैलरी, समथिंग समथिंग जो भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या है, जो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू है एक्चुअल में वो कितनी है? एमआरवी हमने अभी डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस वीडियो में, हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियो में, कि सबसे पहले क्या होता है, एक एमआरवी होता है, एक एफआरवी होता है, दोनों में से हायर उठाते हैं। और उसके बाद जो हायर आएगा तो उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। जो लिस्ट आएगा, लिस्ट के बाद जो भी एक्चुअल रेंट जो ले रहा है या जो टेनेंट पे कर रहा है, उनमें से हाईएस्ट उठाएंगे, तो हमारी एनुअल जो भी है रेंटल वैल्यू यानी एआरवी बनेगी। तो इसमें से अगर मान लीजिए कुछ भी मिस होता है, अगर फेयर रेंटल वैल्यू आपको नहीं दे रखी होती, तो आप सीधा सीधा इसमें से जो भी हाईएस्ट होगा तो इसको मान लेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे, यानी जो भी लिस्ट आएगा तो वो आगे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, एक्चुअल रेंट के साथ। मान लीजिए ये भी नहीं दे रखा, तो इसमें आपने हाईएस्ट काउंट करना था, इसमें लिस्ट काउंट करना था, तो सीधा सीधा इसको आप इसके साथ हाईएस्ट देख सकते हो। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको जो इसकी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू दे रखी है 4.5 लाख, तो आप सीधा सीधा
इसका जो 4,50,000 है वो तो एमआरवी रख दोगे। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा फेयर रेंटल वैल्यू या और नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम क्या निकालेंगे, इसका एक्चुअल रेंट निकालेंगे। तो चलिए जी, एक्चुअल रेंट इसका क्या बनेगा। तो पहली बात तो कितने फ्लैट हैं जी, इसके पास 40 फ्लैट हैं और हर फ्लैट का कितना ले रहा है, 1000 पर मंथ ले रहा है। तो एक साल का कितना बनेगा, मल्टीप्लाई 12 कर दोगे तो ये टोटल उसका एक्चुअल रेंट बन गया इतना। लेकिन उसने इस पे कुछ खर्चे भी किए हैं, एक्सपेंसेस भी किए हैं, तो वो सारे खर्चे जो उसके बन रहे हैं वो आप प्लस करके माइनस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जो भी जितने भी एक्सपेंसेस उसने किए हैं तो माइनस करेंगे 32,600, तो उसके पास फाइनली क्या बनेगा, यानी उसके हाथ में कितना आया, 4,47,400। तो अभी हमने डिस्कस किया था एमआरवी और लास्ट जब फाइनल निकालते हैं तो जो भी एक्चुअल रेंट, तो लास्ट में क्या होता है, हायर वाली कंडीशन रहती है। तो दोनों में से हायर कौन है, 4,50,000, उसकी जो रहेगी वो क्या रहेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अभी जो जो मैं एग्जांपल्स आपको करवाता जाऊंगा, क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, उसके साथ साथ एक एक क्वेश्चन रहेगा, तो वो खुद आप इसे कर सकते हैं। अगर और इसका आंसर भी साथ में दे रखे हैं, अगर आपके आंसर मैच नहीं करते या नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा व्हाट्सअप ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है रेंटल वैल्यू, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना है, जस्ट इस पे ध्यान देना, बस हमने सिर्फ निकालना है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी है, यानी ईआरवी निकालनी है। तो केस ए बी सी तीनों में हमें एमआरवी, एफआरवी और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। तो चलिए जी, हमें पता है कि एमआरवी और एफआरवी दे रखा हो तो दोनों में से क्या उठाते हैं, हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन है, 36,000। और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, जो हायर आता है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके लीस्ट उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 36,000 आएगा। तो चलिए जी, केस बी में देखते हैं, एमआरवी एफआरवी में से हायर उठाएंगे तो 36,000 आएगा, और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे हायर को तो कौन सा उठाएंगे, लीस्ट वाला, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33,000 हमारा जो होगा ईआरवी होगा, एक्सपेक्टेड जो भी रेंटल वैल्यू बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सी में, तो एमआरवी एफआरवी में से जो हाईएस्ट होगा, यानी कौन सा है, 36। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सा उठाएंगे, लीस्ट, यानी 36 हमारा आंसर होगा थर्ड केस में। तो ये लीजिए जी, आपका 36 जो है इसमें आंसर बन रहा है, आप इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए जी, इसका तीसरा क्वेश्चन आप खुद निकाल के देख लेना, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, एआरवी कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो उसमें आपको दे रखा है एमआरवी दे रखा है, एफआरवी दे रखा है, और पहला केस ए और बी दो केस हैं तो अलग अलग बना के चलेंगे, ये केस ए है, ये केस बी है। तो उसमें एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दे रखे हैं, दोनों में अलग अलग। चलो जी, चलिए जी, सबसे पहले एमआरवी एफआरवी लिख लेंगे। एमआरवी एफआरवी में से दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 66,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट हमें दे रखा है कितना, 69। इसकी सीक्वेंस याद रखना, एमआरवी एफआरवी में से हाईएस्ट, फिर एफआरवी, जो हाईएस्ट आएगा उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके लिस्ट उठाओगे जो कि ईआरवी आएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके जो हाईएस्ट आएगा वो एआरवी होगा। ठीक है जी। तो इसमें से अगर कोई भी मिस है तो आप सीधा सीधा उसको ले सकते हैं। तो चलिए जी, पहला अभी डिस्कस करते हैं, एमआरवी एफआरवी में से जो हाईएस्ट है कौन है, 66, तो वो बन जाएगा हायर, यानी 66 आ गया। उसके बाद हम लेंगे जो स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारे पास, 69, तो दोनों में से लिस्ट लेंगे तो वो बनेगा हमारा ईआरवी, दोनों में से लिस्ट कौन है, 66,000। तो एक्चुअल एक्चुअल रेंट कितना है, 72,000 दोनों में से जो हायर है वो लेंगे हम, तो वो क्या बनेगा, एआरवी बन जाएगा। तो सेम आप इसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, इजी है, देख लो, और कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल फिफ्थ। तो इसमें क्या दे रखा है, हमने पता करना है ग्रोस एनुअल वैल्यू, जीएवी पता करना है। दोनों केस दे रखे हैं, हाउस ए हाउस बी, एमआरवी एफआरवी स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट सब कुछ दे रखा है। और नीचे देखिए क्या दे रखा है, इट इज एज्यूम दैट बोथ द हाउसेज वर लेट आउट, यानी दोनों किराए पे दे रखे हैं, लेट आउट कर रखे हैं थ्रू द ईयर, पूरे साल के लिए। और देयर वाज आल्सो नो अनरियलाइज्ड रेंट, हमने पढ़ा था कि अभी वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि आपका जो भी टेनेंट या किराएदार है रहा तो पूरा ईयर या 10 महीने रहा, लेकिन 1-2 महीने का जो भी किराया नहीं देके जाता तो उसको अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं, उतने मंथ का। ठीक है जी।
सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब पूरा साल वो लेट आउट रहा, कोई अनरिलाइज रेंट नहीं है, तो इसको सिंपल क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले क्या उठाते थे, एमआरवी केस 1 केस 2 बना लेंगे हाउस या हाउस बी का। तो एमआरवी एफआरवी में से जो भी हाईएस्ट होगा वो उठा लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो भी है उसमें से दोनों में से लिस्ट आ गए 70,000। एक्चुअल रेंट कितना रिसीव कर रहा है 1,20,000, तो उन दोनों में से हाईएस्ट उठा लेंगे तो आपका आ जाएगा GAV यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो दूसरा केस आप खुद अपने आप कर सकते हो। तो चलिए जी, नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन जो भी है नंबर दे रखा है, तो इसके आंसर्स नीचे दे रखे हैं। तो आप जो जो इसमें से पूछा गया है तो आप ABCD चारों केसेस का खुद निकाल सकते हो और आंसर खुद देख सकते हो। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। मैंने वैसे ये सारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस वीडियो जो कि हाउस प्रॉपर्टी की है उसमें क्लियर कर रखा है, अगर फिर भी साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सिंपल लैंग्वेज में कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है जी, बस इसमें ये देखते जाएंगे जो हमारे सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। ये क्या बोल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट देयर इज अ वैकेंसी, वैकेंसी रहेगी तो उसमें हमने डिस्कस करना है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जब अगर वैकेंसी भी रहती है, मान लीजिए 10 महीने वो किराए पर रहा और लेट आउट रहा, लेकिन 2 महीने वो वेकेंट रहा, तो उस केस में हमने ARV तो जो होगा, हाउस प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट फॉर फुल ईयर, ARV टेकन एज नील। अगर पूरे साल के लिए वो खाली रहता है, हमने उससे कोई प्रॉफिट ही नहीं लिया, तो उसका ARV नील रहेगा। ये तो बात सीधी सीधी दिमाग में बिठा लो। अगर मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, अगर मान लीजिए कुछ ईयर के, जैसे मैंने 10 महीने 9 महीने 8 महीने कुछ भी बोल सकते हैं कि वो वेकेंट रहा, या 3 महीने वेकेंट रहा, 10 महीने हमने किराए पे दिया, तो एक्चुअल रेंट उतने महीने का ही लगाएंगे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर रखा है। तो चलिए जी, इसमें अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैकेंसी के ऊपर। तो MRV FRV एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दे रखा है। पहला केस है जी आपके पास, हाउस वॉज वेकेंट फॉर फुल ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी पूरा साल आपका वेकेंट रहा, खाली रहा, तो उसमें से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसको आप एज अ नील ट्रेड करोगे। सीधा सीधा ARV उसका क्या बनेगा, हमने ARV निकालना है, उसका ARV नील रहेगा, क्योंकि आपने ना तो किराए पे दिया, ना ही आपके पास कोई किराया आया, तो सारा साल वो वेकेंट रहा, तो सीधा सीधा उसका जो भी मतलब ARV बनेगा वो नील बनेगा। तो सेकंड केस देखते हैं क्या है जी, हाउस वॉज वेकेंट फॉर 2 मंथ, यानी 2 मंथ के लिए वेकेंट रहा। जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस किए हैं पिछले, तो उसमें सेम एज इट इज ट्रीट होगा क्वेश्चन, लेकिन बट बस उसमें से 2 महीने का रेंट है जो लास्ट में हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 महीने का रेंट हमारे पास नहीं आया, क्योंकि 2 महीने जो है वो वेकेंट रहा हमारा हाउस। ठीक है जी, चलिए जी, तो इसमें डिस्कस करते हैं दूसरे वाले केस पे, यानी सोल्यूशन 1 इस पे ट्रेड करते हैं। MRV FRV में से जो भी हायर है हमने 66 ले लिया, स्टैंडर्ड रेंट 69 है, तो दोनों में से जो लेस है ERV बन गया 66, और एक्चुअल रेंट पूरे साल का कितना हुआ 84,000। देख लेते हैं, 7,000 पर मंथ होगा, बिल्कुल जी 7,000 पर मंथ आपको दे रखा है, पूरे साल का निकाल लेना 84,000 आ जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, बस इसमें कुछ ध्यान नहीं देना, हमने ये लेस और जो लेस आया था स्टैंडर्ड और उसको कंपेयर करके, और 84,000 दोनों में से जो हायर होगा वो उठा लेंगे। दोनों में से हायर कौन सा है 84,000, और 2 मंथ की वैकेंसी थी, 2 मंथ का रेंट निकाल लो जी, 7,000 पर मंथ था, और 14,000 2 मंथ का हो जाएगा, माइनस कर दो जी, कितना आ जाएगा 70,000 आपकी जो ARV बनेगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट वाला सी क्वेश्चन क्या कहता है, एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस इतना है, यानी पहले 7,000 पर मंथ था, वो कहता है कि अगर 4,000 पर मंथ मान लो, तो वैकेंसी वही 2 मंथ की है, बस ठीक है, उसको एज इट इज़ ट्रीट करो, जैसे कि MRV FRV में से हायर और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करोगे, लिस्ट उठाओगे, लिस्ट और एक्चुअल रेंट कितना बनेगा 4,000 के अकॉर्डिंग 48,000, तो उसमें से आपका क्या बनेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना है, और 2 मंथ की वैकेंसी थी 4,000 के अकॉर्डिंग 8,000 माइनस कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा ARV बन जाएगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट अभी बात करते हैं थर्ड केस में, हाउस प्रॉपर्टीज लेट आउट बट देयर इज़ अ अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट के ऊपर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अभी इससे पहले। तो इसमें अनरिलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई किराएदार रखा, टेनेंट रखा, उसका मतलब 1 साल का एग्रीमेंट था या 10 महीने का, किसी का भी एग्रीमेंट था, लेकिन मान लीजिए चलो सपोज 1 साल का 12 मंथ का आपका एग्रीमेंट या 12 मंथ के लिए वो रहा, लेकिन आपको जो है वो उसने किराया दिया, मतलब जो भी उसको आपने उसने आपको रेंट पे किया
महीने का लेकिन 2 मंथ का रेंट पे नहीं किया। एक तो हो गया कि 10 महीने रहा, 2 महीने खाली रहा, वो हमने वैकेंसी वाला ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसका मतलब इसमें क्या है कि वो 12 मंथ रहा लेकिन उसने 10 मंथ का ही किराया दिया और 2 मंथ का वो किराया नहीं दे के गया, डिफ़ॉल्ट करके गया है, तो उस केस में हम अनरियलाइज रेंट बोलेंगे। तो इस केस में भी मैं सीधा आपको मतलब अनरियलाइज रेंट का क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ईजिली समझा रखा है। तो चलिए जी, तो इसमें ARV कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा वही एक्चुअल रेंट, FRV, MRV, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दे रखा है, सेम टू सेम ट्रीट करो। बस इसमें फ़र्क इतना है, जो वैकेंसी होती है हम लास्ट में माइनस करते हैं, बट अनरियलाइज रेंट में हम पहले ही माइनस कर देंगे। यानी अभी देखिए एसएससी कुड नॉट रियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ, 2 मंथ का उसने रेंट नहीं दिया। ये इसमें क्या होगा, वैकेंसी लास्ट में माइनस करते हैं, जब हमारा फाइनल आ जाता है तो उसके इसमें क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट में जो एक्चुअल रेंट होगा उसमें से पहले ही 2 मंथ का माइनस कर देंगे कंपैरिजन करने से पहले। तो चलिए जी देखते हैं, MRV FRV में से जो भी हाईएस्ट है 66,000 उठा लिया, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो तो लिस्ट कौन है, 66,000 है, और उसके बाद एक्चुअल रेंट देखिए जी, अगर वैकेंसी होती तो मैं सीधा सीधा 84,000 रखता और उसमें से मैक्सिमम उठाता, बट अनरियलाइज रेंट है तो मैंने क्या किया, 2 मंथ का अनरियलाइज रेंट है तो 14,000 सीधा सीधा पहले ही माइनस कर दो तो 70,000। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से हायर कौन है, 70,000 आपका क्या हो जाएगा, वो ARV बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर आपको दोनों चीज़ें दे रखी हों तो उसमें कैसे डिस्कस करोगे। तो पहले सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप ऐसे ही देख लो, क्वेश्चन 8 एग्जांपल 8 दे रखी है, एक्चुअल रेंट दे रखा है, FRV दे रखा है, MRV स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, और कुड नॉट रियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें देख लीजिए, दोनों में से मैक्सिमम 66 है और दोनों में से मिनिमम 66, फिर एक्चुअल रेंट कितना है, 72,000 बन रहा है, लेकिन 2 मंथ का माइनस कर दो क्योंकि रियलाइज नहीं हुआ 2 मंथ का, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60 और 66 में से दोनों में से मैक्सिमम ये है, तो ये सिंपल था। चलिए जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हुई, उसमें वैकेंसी भी रही और अनरियलाइज रेंट भी रहा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 मंथ, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, और जो किराएदार टेनेंट है वो 10 मंथ हमारे हाउस में रहा, यानी लेट आउट रहा, ठीक है, उसमें से उसने 8 मंथ का रेंट दिया और मतलब 2 मंथ का रेंट डिफ़ॉल्ट किया उसने, यानी नहीं दिया, तो इसमें क्या हो गया, 2 मंथ की वैकेंसी होगी और 2 मंथ का अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। यानी एक ही क्वेश्चन में दोनों कैसे ट्रीट करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जी, इसमें सिंपल है, जैसे आपने ये अनरियलाइज रेंट निकाला है ना पहले ही माइनस करके, तो जो फाइनल आएगा उसमें से वैकेंसी माइनस कर देना, जो एक्चुअल रेंट की जितनी भी वैकेंसी होगी वो माइनस कर देना, तो आपका वो फाइनल दोनों क्वेश्चन दोनों चीज़ें आपकी उसमें कम हो जाएंगी, जैसे वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट। चलिए जी 9th एग्जाम्पल की डिस्कस करते हैं, जिसमें वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट दोनों रहने वाले हैं। सब कुछ आपके सामने दे रखा है, एक्चुअल रेंट, FRV, MRV, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दे रखा है, तो इसमें कैसे डिस्कस करेंगे। चलिए जी, कहता एसएससी कुड नॉट रियलाइज रेंट फॉर 2 मंथ, 2 मंथ का अनरियलाइज रेंट है और 2 मंथ वैकेंट रहा, ठीक है जी। तो 2018-19 की प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको ट्रेड करते हैं। चलिए जी, MRV FRV जो आपको दे रखा है उसमें से मैक्सिमम उठा लीजिए, फिर उसमें से जो हायर आया तो स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कीजिए, उसमें से लेस उठा लीजिए, 66 आ गया, और उसके बाद एक्चुअल रेंट जो है आपका कितना था, 84,000 बन रहा है, और अनरियलाइज रेंट जो है 2 मंथ का है, 2 मंथ का माइनस कर दीजिए जी, कितना आ जाएगा, 70,000 आपका आ गया। उसके बाद आपका दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 70,000 है, और उसके बाद 2 मंथ की वैकेंसी भी रही है, यानी 2 मंथ का रेंट माइनस कर दो, तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, ARV 56,000। तो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिफरेंस इट वुड मेक इफ एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम बट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। बस ठीक है जी, इसमें एक्चुअल रेंट की आपने चेंज करना है, 7,000 की जगह 6,000 पर मंथ रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम है, खुद आप करके देख लेना, आंसर मिला के देख लेना, ये आपका बनेगा सोल्यूशन। अगर नहीं समझ आया तो इस सोल्यूशन में साथ साथ देख सकते हो। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं,
इसमें आप देख सकते हैं अनरियलाइज रेंट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका सेक्शंस देख सकते हैं, सब सेक्शन जो भी हैं देख सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्या पार्ट कहता है, इफ़ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बिकॉज इट इज़ आइदर परचेज और कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। अभी ये बोल रहा है कि आपने ईयर के कुछ पार्ट के लिए ही मतलब हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पे की है बिकॉज उसके पीछे परचेज या कंस्ट्रक्शन का वर्क था। ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे 10th एग्जाम्पल। तो इसमें क्या दे रखा है, ARV हमने कंप्यूट करनी है, MRV और स्टैंडर्ड रेंट, FRV और रियल रेंट सब कुछ हमें दे रखा है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन यानी जो भी कंस्ट्रक्शन थी वो आपकी 31/5/2018 को क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। डेट ऑफ लेटिंग आपने किराए पे दे दिया 1/8/2018 को, तो इसमें जो भी रहेगा आपने फुल ईयर का ARV लेना है जब से मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। ये बात हमेशा माइंड में रखना। डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, 31/5/2018 है, लेकिन किराए पे कब दिया, 1/8/2018 को। या फुल ईयर नहीं, सॉरी, यहाँ ये आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन कब हुई, वहाँ से आपने जो भी MRV FRV स्टैंडर्ड रेंट रियल रेंट जो भी काउंट करोगे वो आपका क्या रहेगा, 31/5/2018। यानी ये सीधा दिमाग में बिठा लो, डेट ऑफ कंप्लीशन हमने लेकर चलनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, डेट ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 31/5 को हुई, तो अभी पूरे ईयर में कितने मंथ बचे, तो अभी फोर्थ और फिफ्थ मंथ हटा दो तो 10 मंथ का ही बचा। तो 10 मंथ का जो भी MRV स्टैंडर्ड रेंट या FRV हम लेकर चलेंगे। जो एक्चुअल रेंट लेंगे वो कितने ईयर का हमें रेंट मिला, जब हम कंपेयर करेंगे वो इधर डेट ऑफ लेटिंग से काउंट करेंगे, क्योंकि लेट आउट तो मतलब कितने ईयर के कितने मंथ के लिए हुआ, 8th 9th 10th 11th 12th 1st 2nd 3rd, यानी 8 मंथ के लिए लेट आउट हुआ। तो जब एक्चुअल रेंट बनाएंगे तो वो 8 मंथ का बनेगा, बाकी सारी चीज़ें कितने मंथ की बनेगी, 10 मंथ की बनेगी, जो कि डेट ऑफ कंप्लीशन से होगा। ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यही चीज़ दे रखी है, एज द हाउस वॉज इन एग्जिस्टेंस, यानी हाउस की एग्जिस्टेंस तो पूरे साल में 10 मंथ की रही है, तो इसलिए हम बाकी चीज़ों में 10 मंथ काउंट करेंगे। लेकिन लेट आउट जो हुआ वो कितने टाइम के लिए हुआ, वो 8 मंथ के लिए हुआ, इसलिए रियल रेंट जो होगा फाइनली, या ऐसा कह सकते हैं एक बार तो पूरा पूरा हम 10 मंथ का लेकर चलेंगे, बाद में ये बोल सकते हैं कि 2 मंथ टोटल जो ईयर में हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो हाउस रहा वो 10 मंथ के लिए एग्जिस्टेंस रहा, और उसमें 8 मंथ जो है किराए पर रहा, 2 मंथ की वैकेंसी रही, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी पूरे क्वेश्चन को आप 10 मंथ के साथ ट्रीट करो और उसके बाद उसमें ये बोल दो कि 2 मंथ के लिए मतलब जो वैकेंसी थी वो माइनस कर दो। ठीक है जी। तो चलिए जी ऐसे क्वेश्चन आपने करना है। तो सबसे पहले MRV FRV जो भी आपको दे रखा है पहले तो 10 मंथ के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, 10/12 हो जाएगा, तो इतना इतना आपके पास बन जाएगा। MRV FRV दोनों में से हायर कौन है, 55 है, तो उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 63,000 है, उसका भी 10 मंथ का निकालेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 52,500 बनेगा। दोनों में से क्या निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं, तो ERV आती है। और रियल रेंट 10 मंथ का रियल रेंट कितना बनेगा, जो भी है ऊपर आपको दे रखा होगा, 6,000 पर मंथ दे रखा होगा, तो 60,000 बन गया। और इसमें दोनों में से हम क्या उठाते हैं, हायर उठाते हैं, तो हायर आपके पास आ गया 60,000। तो उसके बाद 2 महीने हाउस है जो खाली रहा, तो 2 महीने की वैकेंसी रही, तो 2 महीने का कितना बनेगा, 12,000 माइनस कर दो, तो ये फाइनल आपका जो होगा इनकम ARV बनेगी। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले फ्रॉम पर्टिकुलर गिवन ब्लॉक कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू, हमने अभी NAV निकालनी है। ठीक है जी। पहले क्या निकाल रहे थे, ARV, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिर्फ वही निकालना है, तो हमने NAV निकालनी है। और ईयर का एंड कब होता है, 31/3/2019, यानी प्रीवियस ईयर 2018-19 यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 मान के है। ठीक है जी। तो उसके बाद चलिए जी इसमें क्या दे रखा है, MRV डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखी है हमें, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1/7/2017। ठीक है जी। इसको बाद में देखेंगे, पहले जो जो दे रखा है एक बार गो थ्रू होते हैं। MRV दे रखा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दे रखा है, टैक्स लेवी बाय लोकल अथॉरिटी एंड पे बाय ओनर, यानी हाँ हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर कोई भी जो भी म्यूनिसिपल टैक्स या मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स लोकल अथॉरिटी अगर लेती है हमसे, अगर ओनर द्वारा पे किया जाता है तो उसमें हमें क्या मिलेगी, लेस हो जाएंगे। ठीक है जी। जो भी हमारी ARV बनेगी उसमें से लेस हो जाएंगे। जो अगर टेनेंट द्वारा यानी किराएदार द्वारा पे किया जाता है तो वो लेस नहीं होगा। तो चलिए जी उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखी
रखी है 1/6/2018 और रेंट रिसीव हो रहा है। अभी दूसरा केस आ गया। चलो जी पहले फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला केस आपके पास है जी ये वाला, तो इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमआरवी कितना है आपके पास 60,000 और उसके बाद एमआरवी आपका 60,000 है, एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ 72,000। तो दोनों में से हायर जो भी होगा वो उठाएंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास एआरवी बन जाएगा। तो अब भी देखिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लोकल अथॉरिटी द्वारा जो टैक्स लेवी किए गए थे वो किसने पे किए, ओनर ने पे किए हैं। तो 6,000 एंड 1,000 जो पर एनम का है 7,000 ओनर ने पे किए हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे। तो माइनस करने के बाद जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू रहेगी वो 65,000 रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें है डेट ऑफ कंप्लीशन दिस और रेंट रिसीव हो रहा है 4,000 पर मंथ और उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है 40,000। चलो इसे देखते हैं। और म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू जो बन रही है 36,000 पर एनम बन रही है। और म्यूनिसिपल टैक्स, अभी देखिए म्यूनिसिपल टैक्स जो है एमआरवी का 10% है, तो निकाल लेंगे उसको आगे। अभी इसमें क्या कह रहा है, ही पे 50% ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। जब हम प्रीवियस ईयर 2018-19 की बात कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान में रखना कि जो हम टैक्सेस माइनस करते हैं, जो लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल टैक्स हम पे करते हैं, जितना पे किया होगा वही लेस होगा। अगर पे नहीं किया होगा, ड्यू होगा, तो वो लेस नहीं होंगे। तो चलिए जी सबसे पहले एमआरवी का 10% जो है म्यूनिसिपल टैक्स कितना बनेगा, तो 36,000 का 10% जो हो गया हमारे पास 3600 का भी उसने कितना पे किया है 50% पे किया है, तो वो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें अभी नेक्स्ट कुछ है दे रखा है नहीं दे रखा। तो इसमें ये देखिए आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। रेंट कितने मंथ का रिसीव किया, रेंट जो है पर मंथ 4,000 रिसीव कर रहा है, लेकिन कितना रेंट रिसीव किया 40,000। इसका मतलब हो गया कि वो 10 मंथ के लिए ही लेट आउट हुआ है। तो इसमें भी आपने इसका 10 मंथ का निकाल देना है। 10 मंथ का म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी बनेगी, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी इसमें क्या था, डेट ऑफ कंप्लीशन फॉर 10 मंथ इतना बन रहा है और म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू 10 मंथ की इतनी बनेगी और एक्चुअल रेंट 10 मंथ का इतना दे रखा है और उसमें से हायर जो भी होगा एआरवी होगा तो 40,000 हो गया। तो अभी 10 जो हमने डिस्कस किया था कि जो एमआरवी का 10% क्या होगा, एमआरवी का 10% जो म्यूनिसिपल टैक्स है। ठीक है जी। अभी कितना था 3600 यानी 36,000 था, तो पूरे ईयर का 3600 कर दिया 10% और 10/12 कर दिया 10 मंथ का, और उसका कितना पे कर रहा है 50%, तो वो सीधा सीधा ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो इनको आप क्या करोगे, जो भी आएगा इसमें से ये लेस हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स, तो जो भी माइनस करके आएगा वो आपका नेट एनुअल वैल्यू यानी एनएवी होगा। तो आप सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप इसको खुद को सॉल्व कर सकते हैं, एनएवी निकाल सकते हैं। तो ये आप करके देख लेना। चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 12th एग्जाम्पल। तो 12th एग्जाम्पल में आपको दे रखा है जी मिस्टर पी है कोई, उसका एक घर है चंडीगढ़ में, हाउस प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग मैनर्स। चलो जी देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है 1/3 ऑफ द हाउस इज़ यूज फॉर ओन बिजनेस और 1/3 रेजिडेंट के लिए है, रेजिडेंस खुद के लिए यूज़ कर रहा है, और 1/3 जो है उसने लेट आउट कर रखा है, टेनेंट को दे रखा है। ठीक है जी। तो चलिए जी सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा इसके बारे में बता दूं। अगर तो कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी को एज अ बिजनेस यूज़ करते हैं तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब इट मीन्स उसकी एआरवी नील रहेगी। ठीक है जी। और अगर ऑन रेजिडेंट के लिए हम जो हाउस को यूज़ कर रहे हैं वो उसमें क्या होगा एआरवी नील होगी, लेकिन इसमें हमें जो भी लोन ले रखा है रेजिडेंट, जो भी हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी लोन ले रखा है तो उस पर जो भी हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो हमें एज अ मतलब डिडक्शन मिल जाएगी। तो उसके बाद जो लेट आउट है वो प्रोसीजर तो हमने ऊपर देखा ही है कि लेट आउट पे हमने कैसे प्रोसीजर करना है। तो चलिए जी सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 हिस्सों में उसने
अपनी प्रॉपर्टी बांट दी है, 1/3 1/3 और 1/3। तो चलिए जी बिजनेस का तो सीधा सीधा NAV आपने आंखें बंद करके नील लगा देना है, और जो ऑन रेजिडेंट है उसमें भी नील लगाना है। तो अभी बस इस केस में ये याद रखना, जो ऑन रेजिडेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें लोन का जो रहता है इंटरेस्ट रहता है उसमें हमें डिडक्शन मिल जाती है, ये डिडक्शन बिजनेस में नहीं मिलती। ठीक है जी। तो चलिए जी उसके बाद लेट आउट में 1/3 पोर्शन है फॉर 11 मंथ। इसमें आगे कुछ दे रखा होगा, लीजिए जी पढ़ लेते हैं क्या कहता है। 1/3 हाउस इज़ यूज बाय अ टेनेंट द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और होम इट इज़ लेट आउट कितना उसका पर मंथ इतना चार्ज हो रहा है, एंड इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी टेनेंट 11 मंथ के लिए रहा, 1 मंथ तो उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही गया। तो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस MRV दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स 10% लग रहा है। दीज टैक्सेस आर पे बाय ऑक्यूपेंट्स, यानी ऑक्यूपेंट्स यानी कौन हो गया इसमें, टेनेंट हो गया, जो कि इस टैक्सेस को कौन पे कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है, ऑक्यूपेंट पे कर रहा है जो इसमें रह रहा है। तो इसका मतलब जो म्यूनिसिपल टैक्स की जो लेस होना चाहिए था वो उसमें उसको लेस नहीं मिलेगी ओनर को। ठीक है जी, अगर ओनर द्वारा पे किया गया होता तो उसमें से लेस होता। चलिए जी कंप्यूट नेट एनुअल वैल्यू, हमने NAV निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, ईच पोर्शन इज इंडिपेंडेंट यूनिट। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले AB में कुछ भी नहीं है, C में डिस्कस होगा। तो चलिए 1/3 पोर्शन जो कि 11 मंथ के लिए लेट आउट रहा, 1 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा। तो सबसे पहले हम 11 मंथ का निकाल लेंगे सब कुछ। तो 11 मंथ का जो है एक्चुअल रेंट कितना होगा, 33,000 होगा। लेकिन MRV जो है, MRV FRV स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी लेंगे वो फुल ईयर का ही रहेगा। तो चलिए जी MRV पूरे पोर्शन का 96,000 है, तो 1/3 हिस्से का कितना होगा, 32,000 होगा। जो इसमें से हायर होगा वो क्या बनेगा, ARV बनेगा, यानी 33,000 हमारा क्या हो गया, ARV हो गया। ये अभी नेक्स्ट म्यूनिसिपल टैक्स पे बाय द ऑनर, ऑनर द्वारा, मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि देखिए अभी इसमें टेनेंट ऑक्यूपेंट्स द्वारा मतलब जो पे किया गया था, लेकिन ऑनर द्वारा कुछ भी पे नहीं किया गया, तो इसलिए उसको नील कर दिया गया है। ठीक है जी, यानी ऑनर पे करता तो हम लेस करते, अदरवाइज लेस नहीं होगा। तो चलिए जी इसमें से जो भी लेस करने के बाद फाइनली क्या आएगा, 33,000, जो कि लेट आउट पोर्शन की जो भी NAV बनी है 33,000 बनेगी, और हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू भी क्या हो गई, 33,000। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हाउस प्रॉपर्टीज यूज फॉर ऑन। अभी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, देखिए यही चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें, ये फैक्ट्स याद होंगे, दिमाग में होंगे, तो आप इजीली इनको एग्ज़ाम में कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हाउस प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो हेड हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, और उसकी नेट एनुअल वैल्यू जो भी NAV रहेगी वो नील मानकर चलेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, अभी देखिए मैंने ये आपको बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यानी कोई भी हमने हाउसिंग लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कितनी लिमिट तक हमारा जो है डिडक्शन मिल सकता है, कितना तक हमें छूट हो सकती है। तो चलिए जी इसमें दो केसेस हमने बनाए थे, एक तो लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले डिस्कस करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में। मान लीजिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिया, उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मैं खुद के लिए हाउस तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जो है हाउसिंग लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। एक तो अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन ले रखा है तो उसकी जो किसी भी चीज़ को लेकर, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, परचेज को लेकर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 30,000 रहेगी। ठीक है जी, पहला केस क्लियर हो गया कि अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले का लोन ले रखा है, अगर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर कोई भी चीज़ है, सबके लिए 30,000 लिमिट रहेगी। तो अगर दूसरा केस क्या है, अगर 1 अप्रैल
1999 के बाद लोन ले रखा है तो उसमें दो कंडीशन बनेगी। रिपेयर के लिए तो 30,000 मिलेगा ही मिलेगा और यानी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी। अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो 2 लाख पर एनम जो है वो मैक्सिमम लिमिट रहेगी। तो इसको क्या होगा कि जो डिडक्शन मिलेगी उसको 5 हिस्सों में बांट लिया जाएगा, यानी उसको जो कंप्लीशन होगी विद इन 5 ईयर्स कंसीडर करके चलेंगे। इसके बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट एक था लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 केस किए। 1 अप्रैल 1999 से पहले 30,000 मैक्सिमम रहेगा लिमिट सबके लिए, और 1 अप्रैल 1999 की बात करें तो रिपेयर के लिए 30,000, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख और 5 ईयर का कंप्लीशन पीरियड जो रखते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर लेट आउट की बात कर रहे हैं, किराए पे देने के लिए मैंने कोई हाउस तैयार किया और उस पर एक लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट जो पे कर रहा हूँ, चाहे वो परचेज है, कंस्ट्रक्शन है या रिपेयर के लिए किसी भी चीज़ के लिए लोन हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो टाइम की लिमिट है ना ही उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस अभी इसी के बेस पर हम डिस्कस करते हैं 13 एग्जाम्पल। तो चलिए, एक विमल है, उसने रेजिडेंशियल हाउस तैयार किया। उसका रेजिडेंशियल हाउस है हैदराबाद में। फॉर द कंप्लीशन ऑफ द हाउस ही टुक अ लोन 20 लाख। उसने 20 लाख का एक लोन लिया बैंक से। ठीक है जी। कब कब लिया और कितने परसेंट पे लिया ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 1/5/2012 को 8 लाख का लिया 10% पे, और 1/11/2013 को उसने 8 लाख का 9% पे लिया। 1/1/15 को 4 लाख का 8% पे उसने लोन लिया। ये होगी उसकी लोन की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए जी, हाउस वॉज कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2015। हाउस कब कंप्लीट हुआ? अक्टूबर 2015। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी अभी इसमें एक चीज़ आगे लेकर चलेंगे, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वैसे आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर करंट ईयर में कुछ भी लोन का जो पे करते हैं, जो करंट ईयर का होगा वो फुली ईयर का आपका क्या हो जाएगा, उसमें डिडक्शन मिलेगी। लेकिन जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा, जितना भी टोटल बनेगा वो आपका 1/5 जो हमने पढ़ा था कि 5 साल जो है कंप्लीशन पीरियड जो रहेगा, तो उसका 1/5 जो आपका है वो लेस हो जाएगा। लेकिन अगर इन बिटवीन ईयर आपका मतलब आप लोन रिपे कर देते हो, तो जितने मंथ का आपका बनेगा वो आपका मतलब पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए जी, आगे मैं क्लियर करवाता जाऊंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया लोन की इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हाउस कब कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन, यानी कंप्लीशन देखिए अक्टूबर 2015। इसमें एक कंडीशन याद रखना, अक्टूबर 2015 में हुआ है तो उसमें हम इसका जो स्टार्टिंग यानी प्रीवियस ईयर का जो लास्ट मंथ का डेट रहता है, फाइनेंशियल ईयर का डेट रहता है, वो हम उठाकर चलेंगे। यानी इसमें क्या रहेगा, 31/3/2015, यानी अक्टूबर 2015 में उसका कंप्लीट हुआ। यानी हाउस कब कंप्लीट हुआ, 31 यानी अक्टूबर 2015 में हुआ। लेकिन हम उसका जो भी ईयर था, प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट थी, यानी 31/3/2015 लेकर चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, सिंस देन इट इज ऑक्यूपाइड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज ऑफ हिज फैमिली, यानी रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही रिपेड 4 लाख, यानी 4 लाख उसने रिपे कर दिए 1 दिसंबर 2018 को, और बैंक ने उसको एडजस्ट किया किस अमाउंट में, 2012 की लोन अमाउंट में एडजस्ट किया है। तो हमने सिर्फ इसमें कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनाना, सिर्फ अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो कि अंडर सेक्शन 24 में कितनी एडमिसिबल है उसको बताना है, यानी डिडक्शन कितना मिलेगा। चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैंने अभी एक बात आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि जैसे अक्टूबर 2015 है, तो हम इसको जो कंप्लीशन डेट होगी वो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट कंसीडर करके चलेंगे। यानी इससे पहले जो भी 31 मार्च होगी इस ईयर की वो लेके चलेंगे, सीधा सीधा दिमाग में ये बिठा लीजिए। अभी इसका कारण भी दे रखा है, हाउस कंप्लीटेड अक्टूबर 2015 में हुआ, सो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग अप टू 31 मार्च 2015 तक लेकर चलेंगे। यानी जिस ईयर में हुआ उसका 31 मार्च का हम लेकर चलेंगे। प्रेयर टू प्रीवियस ईयर इन विच हाउस वॉज
कंप्लीटेड, यानी ये मानकर चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो कंप्लीट हुआ उसके प्योर हुआ। ठीक है जी। तो अभी देखिए जो भी, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 जनवरी 2016 भी आ जाता तो हम क्या मानकर चलते, 31/3/2015, यानी जो प्रीवियस ईयर रहेगा यानी पिछला ईयर रहेगा उसका जो लास्ट मतलब डेट होगी ईयर की वो लेकर चलेंगे 31/3/2015। लोन कब लिया, 1 मार्च 2012 को, 1 मार्च 2012 से लेकर 31/3/2015 तक जो भी होगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा उसका 1/5 हम लेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहले देखिए 1 मार्च 2012 से आप कैलकुलेट कर लेना 31/3/2015 तक 8 लाख का 10%, 2 साल कितना बनेगा, 11 मंथ, 2 साल 11 मंथ बनेंगे, इतना टोटल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा 1/11 से लेकर 31/3/2015 तक, यानी ये डेट तो सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है जी। 1/11/13 से लेकर 31/3/15 तक 8 लाख पर 9%, 1 साल 5 मंथ बनेंगे। और 1/1/15 से 31/3/15 तक 3 मंथ बनेंगे, 4 लाख पर 8%। ये सब टोटल कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ये हो गया टोटल जो भी है इंटरेस्ट बन गया आपका। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड इज ट्रेटेड। हम जी अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड जो पोर्शन होगा उसकी नेट एनुअल वैल्यू तो नील रहेगी, उस पर हमने वर्क भी नहीं करना। ठीक है जी। तो उसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन कितनी मिलेगी ये डिस्कस करने वाले थे हम। हमने टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल निकाल रखा है, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए जी, हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी कि 4 लाख जो है उसने 2018 में पे किया है। 2018 में उसने 1 दिसंबर 2018 को उसने रिपे कर दिया 4 लाख, और बैंक वालों ने उसको किस अमाउंट के साथ एडजस्ट किया है, 2012 वाली अमाउंट के साथ एडजस्ट किया है। अभी देखिए इसमें सीधा सीधा आपको बताता हूँ, जो 4 लाख उसने 1 दिसंबर 2018 को जो है रिपे किया है, तो देखिए दोनों अमाउंट तो सेम रहेंगी, वो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2012 के साथ वो एडजस्ट हो रहा है, तो इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, 4 और 4। ठीक है जी। जो 4 लाख है ये वाला, ये तो 1 दिसंबर 2018 तक को उसने रिपे कर दिया, यानी इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 1 दिसंबर करंट ईयर में 1 दिसंबर 2018 तक का लगेगा, और बाकी बचा 4 लाख है जो वो पूरे का पूरा पूरे ईयर का ही करंट ईयर का लगेगा। अभी बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं आपको इसमें भी समझा देता हूँ। तो चलिए जी, एक तो हो गया 4 लाख, जैसे मैंने आपको 2 पोर्शन बना दिए। एक 4 लाख आपका हो गया कि सीधा सीधा उसको 10% फुल ईयर का लगेगा जो भी होगा। ठीक है। करंट ईयर में फुल ईयर का जितना भी होगा वो पूरे का पूरा आपका डिडक्शन होगा। अगर आप रिपे कर देते हो तो उसका जितने मंथ का भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए 4 लाख का 8 मंथ का बन रहा है 30/11, यानी 1/12 को पे किया तो 30/11/2018 तक 8 मंथ बन रहे हैं, उसका 10% जो भी इंटरेस्ट बना था इतना बना था, लेकिन उसने रिपे ही कर दिया, तो उसके बाद तो इस अमाउंट पे उसका इंटरेस्ट लगना ही नहीं है, तो बची 4 लाख अमाउंट पर ही फुल ईयर का इंटरेस्ट लगना है, वो हमने पूरा का पूरा क्या है उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी। क्लियर है बात। अभी 8 लाख इसको अभी उसने रिपे नहीं किया, पूरा का पूरा इस साल में उसको इतना भरना पड़ रहा है, और 4 लाख का 8% इतना भरना पड़ रहा है, तो टोटल इनका जब आप कर दोगे तो आपके पास बनेगा जी ये 1,70,667। तो उसके बाद हमने एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का काउंट किया था, कितना बन रहा था टोटल, इतना बन रहा था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, यानी करंट ईयर का हम टोटल उठाएंगे, और जो रिपे कर दिया गया जिस मंथ तक उसका उस टाइम तक उठाएंगे इंटरेस्ट, और उसके बाद जो अपना मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बन रहा है उसका 1/5 हम निकाल देंगे, वो कितना बन रहा है 68,667, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो हमने अभी पढ़ा था एक चीज़ कि मैक्सिमम जो डिडक्शन है 1 अप्रैल 1999 तक अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है आपको 2 लाख तक ही मिल पाएगी। तो आपका जो कह सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से जो एक तरह का लॉस हुआ वो आगे जाकर आपका एडजस्ट हो जाएगा।
तो आपका लॉस कितना हुआ 2 लाख। अगर यही लेट आउट होता तो पूरा का पूरा कंसीडर कर लेते, क्योंकि ये देखिए उसने यही चीज़ बता रखी है कि वो रेजिडेंशियल हाउस के लिए उसने लोन लिया। तो रेजिडेंशियल हाउस की मैक्सिमम लिमिट हम डिस्कस करके आए हैं। 1 अप्रैल 1999 के बाद जो रहेगा कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए 2 लाख का रहेगा, और प्रीवियस ईयर का जो रहेगा जितना भी बनेगा उसका 1/5 और करंट ईयर का टोटल इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14। तो ए बी सी 3 फ्रेंड हैं ऑनिंग इक्वल आ हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। 6 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं और 3 फ्रेंड हैं जो कि इक्वली इन पर इक्वली ऑनर्ड हैं, ठीक है जी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जुलाई 2015, यानी 1 जुलाई 2015 को कंस्ट्रक्ट किया। 1 यूनिट सेल्फ ऑक्युपाइड बाई ईच वन ऑफ देम फॉर यानी अपने रेजिडेंट के लिए रेजिडेंट पर्पस से इन्होंने एक एक मतलब रेजिडेंट पर्पस से ले रखा है। और रिमेनिंग थ्री उन्होंने लेट आउट कर रखे हैं। मंथली रेंट इतना मिल रहा है, म्यूनिसिपल यानी एमआरवी जो उसका है 5 लाख है, और म्यूनिसिपल टैक्स जो है 1,25,000 है, लेकिन 25,000 ड्यू है, तो माइनस कर देंगे तो मतलब लेस कितना होगा एआरवी में से 1 लाख होगा, ठीक है जी। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कलेक्शन रिपेयर चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी इंटरेस्ट वाली लाइन ध्यान रखना, ठीक है जी। तो उसके बाद वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, यानी उनमें से एक जो है 2 मंथ खाली रहती है। मिस्टर बी कुड नॉट ऑक्युपाई हिज यूनिट एज अ ही, हाँ यानी वो किसकी रहती है, मिस्टर बी की, यानी दूसरे वाला जो पोर्शन है वो 2 मंथ के लिए वेकेंट रहता है लेट आउट के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद ट्रांसफ़र ही वॉज ट्रांसफर टू सम अदर सिटी, ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, उसकी कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अदर टैक्सेबल इनकम जो भी है ए बी सी की तीनों की अदर टैक्सेबल इनकम इतनी दे रखी है, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हो रही है हमने वो काउंट करनी है। चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास था ए बी सी तीनों के पास पोर्शन है और लेट आउट 3। अभी देखिए तीनों के पास 6 जो हैं टोटल फ्लैट कह लो या कुछ भी कह लो, 6 पोर्शन है, और उसमें से 3 पोर्शन उन्होंने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं। तो इसका मतलब 3 उसमें से हटा दो तो उसकी 50% प्रॉपर्टी है जो लेट आउट हो रखी है, ठीक है जी। इसमें आप देख भी सकते हैं 3% ऑन दिस हाउस प्रॉपर्टी एंड दे आर टू बी ट्रीटेड एज को ऑनर, ठीक है जी। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट इज लेट आउट, 3 यूनिट लेट आउट है और 3 यूनिट उनकी सेल्फ ऑक्युपाइड है। एज सच इनकम फॉर हाफ लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी हाफ लेट आउट प्रॉपर्टी उसको मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलिए जी हाफ लेट आउट ऑफ 3 प्रॉपर्टी यानी 50% प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एमआरवी टोटल है उसका 50% निकाल दो जी। एक्चुअल रेंट जो भी बन रहा है उसका 7500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 जो भी है, तो ये क्या बनेगा 3 फ्लैट का, यानी एक फ्लैट का जो भी था उसका 7500 था, 3 फ्लैट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 साल का हो जाएगा 2,70,000 आ जाएगा। दोनों में से जो भी हायर है हमने एमआरवी और एक्चुअल रेंट में से 2,70,000 हायर है वो उठा लिया। तो उसके बाद 2 मंथ के लिए एक फ्लैट है जो खाली रहा था, तो उसकी वैकेंसी 2 मंथ की वैकेंसी माइनस कर देंगे। 1 यूनिट थी और उसका 2 मंथ का खाली रहा, 7500 उसका किराया था, तो 15,000 उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एनुअल रेंटल वैल्यू यानी ARV जो हमारी फाइनल बचेगी वो कितनी है 2,55,000। तो लेस अमाउंट, हाँ जी, वो उसने म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया, ये अभी हमने जब भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं तो यही फॉर्मूला रहता है कि पहले ARV निकाल दो, ARV में से जितना भी आपने टैक्स वैक्स म्यूनिसिपल या लोकल अथॉरिटी के पे कर रखे हैं वो माइनस कर दो। उसके बाद जो भी आपकी 2 डिडक्शंस रहती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी आपका मतलब पे कर रहे हो, ठीक है जी। तो अभी देखिए म्यूनिसिपल टैक्स एक तो 1,25,000 बन रहा था, लेकिन 25,000 ड्यू था, अभी हमने बात की थी, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना उसने पे कर रखा है 1 लाख। लेकिन रेजिडेंशियल हाउस की बात नहीं कर रही, लेट आउट कितना पोर्शन है, हाफ पोर्शन है, तो हाफ पोर्शन का जो भी है म्यूनिसिपल टैक्स कितना बनेगा 50,000 बनेगा, तो 50,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया जी 2,05,000, ठीक है जी। उसके बाद डिडक्शन मिलेंगी अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा सीधा आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसका सीधा सीधा, जैसे आप बोलोगे कि लपाई पुताई ये वो सब, मतलब हमारे तो बहुत सारे खर्चे हो गए जी, उसका मतलब वो माइनस करो, तो इनकम टैक्स वाले सीधा सीधा बोलते हैं कि आपका NAV जितनी भी वैल्यू बन रही है वो उसका हम 30% आपको लेस कर रहे हैं। तो इसका 30% निकालोगे 2,05,000 का, तो आपके पास बनेगा 61,500
और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपको ऊपर दे रखी होगी, तो इसको आप ले सकते हैं। ये देखिए जी, कलेक्शन, रिपेयर चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप इसमें काउंट नहीं करोगे क्योंकि इसका सीधा सीधा आपको एनएवी का 30% जो है लेस कर दिया गया है। तो अभी तीसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ हाउस, यानी लोन की जो इंटरेस्ट है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट जा रहा है इतना, लेकिन हाफ पोर्शन का कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे। तो चलिए जी, हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1,62,500 का जो 50% इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल इतना जा रहा है, लेकिन हमने लेट आउट पोर्शन की बात कर रहे हैं तो 50% पोर्शन है तो उसका जाएगा इतना, दोनों डिडक्शन प्लस कर दो तो इतनी बनेगी, दोनों डिडक्शन यानी नेट एनुअल वैल्यू जो बनेगी उसमें से माइनस कर दो तो 62,250 जो कि प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। तो चलिए जी, नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी जो आपने किराए पे दिया था, आपकी जो ईयरली जो लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम बनी इतनी। तो अभी बात करते हैं उस पोर्शन की जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में हमने ये बात तो क्लियर कर रखी है, अभी 3 पर्सन है, तीनों की जो एनुअल वैल्यू रहेगी वो नील होगी, मतलब अगर खुद के पर्पस सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें सब कुछ नील रहेगा, कुछ भी लेस म्यूनिसिपल टैक्स वैक्स कुछ भी लेस नहीं होगा, सिर्फ इसमें आपको लोन की डिडक्शन मिलेगी। लोन की डिडक्शन कितनी बची थी आपकी, 1,62,000 का 50% जब आपने किया था तो ये था लेट आउट का, और बचा हुआ 81,250 जो था सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस का था। तो तीनों का 1/3 कर देंगे, इक्वल ही एक ही तरह के, मतलब वो फ्लैट है उनके, तो सबका इतनी इतनी जो है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में इतना इतना जो है लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, मिल गई। और उसके बाद उनका लेट आउट प्रॉपर्टी से कितना कितना फ़ायदा हुआ, टोटल फ़ायदा इतना हुआ, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो तीनों को इतना इतना फ़ायदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, जब इसको ट्रीट करोगे तो अभी देखिए ये माइनस में आंसर आएगा, इतना डिडक्शन मिल रहा है लेकिन इनकम तो इतनी हो रही है तीनों को, ठीक है जी। तो माइनस करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इट मीन्स इनको लॉस हो रहा है, कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से। तो इनकी अदर इनकम ऊपर दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी अदर इनकम कितनी है जी, 1.5 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो जितना इनका लॉस हो रहा है वो लॉस इनका अदर इनकम में एडजस्ट हो जाएगा, तो इनकम इनकी इतनी है, लॉस इतना है, तो वो माइनस करोगे तो फाइनल टोटल इनकम इतनी ये बनेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 15th एग्जांपल पर। एमआरवी रेजिडेंशियल हाउसेज, एमआरवी दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है पर मंथ, और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 हाउस वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ, हाउस कितने टाइम के लिए वैकेंट रहा, 2 मंथ के लिए वैकेंट रहा। द म्यूनिसिपल टैक्सेस आर, जो भी है म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना दे रखा है, एमआरवी का 10% दे रखा है। एमआरवी कितना है, 24,000, तो 10% निकाल दो 2400 हो जाएगा, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर ओनर पेड 30,000 एज एरियर ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, यानी उसी साल में जो भी ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल में जिस साल की बात कर रहे हैं, जिस साल की बात चल रही है, तो उसी साल में म्यूनिसिपल टैक्स का कोई एरियर बन रहा होगा, उसी साल में उसने 30,000 है जो पे कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यानी इसकी पूरी की पूरी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट यानी लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पे एबल टू हिज एम्प्लॉयर 16,000। अभी देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लोन लिया होगा, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो पे एबल है, यानी पे नहीं की, पे एबल है, यानी इतनी पे करना बनता है लेकिन अभी तक पेड नहीं हुआ। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की हमने इनकम काउंट करनी है। तो चलिए जी, सबसे पहले एमआरवी कितना है हमारे पास, 24,000 है, और 25,000 पर मंथ का जो भी एक्चुअल रेंट निकाल लोगे 12 से मल्टीप्लाई करके तो 30,000 आ जाएगा। हायर कौन है, 30 है, तो आपका ARV बन गया 30,000। तो उसके बाद लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कोई वैकेंसी भी रही है इसमें, कहाँ है, ये लीजिए जी, वेकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ के लिए वेकेंट रहा, 2 मंथ का रेंट कितना बनेगा, 5,000 बनेगा, माइनस कर दीजिए 25,000। और उसके बाद लेस क्या होगा, एक तो लेस सीधा सीधा आपका ये था MRV का 10% म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है जी। म्यूनिसिपल टैक्स 24,000 का 10% 2400, और उसके बाद जो आपने इस ईयर में जितना भी आपका मतलब बन रहा था लोन का इंटरेस्ट, तो वो
म्यूनिसिपल टैक्स का एरियर आपने 30,000 पे किया है तो सीधा सीधा ये माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका 16,000 नहीं होगा। ये बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पेएबल है वो, ये इसमें लेस नहीं होगा। जस्ट म्यूनिसिपल टैक्स और जो आपने एरियर पिछले साल का जो भी है पे किया, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करने के बाद आपका जो है लॉस में जा रहा है 7400, तो एनुअल वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव जा रही है। तो उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेंगी सीधी सीधी कितनी, 30% ऑफ NAV आपके पास जो है वो कितना है, NAV आपके पास कुछ भी, मतलब NAV जो नेगेटिव है तो उसका 30% पॉसिबल ही नहीं है, वो नील हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है जो मतलब पेएबल है। हाँ जी, अगर तो ये म्यूनिसिपल टैक्स होता तो पेएबल होता तो फिर तो हम काउंट नहीं करते, इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमने कोई लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट अगर ड्यू भी बन जाता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, यानी 16,000 उसका जो लोन का इंटरेस्ट बन रहा है वो उसमें से हमें डिडक्शन मिलेगी, तो पहले ही नेगेटिव हैं और 16,000 की और डिडक्शन मिल गई, तो टोटल हो गया 23,400, जो कि हमें हाउस प्रॉपर्टी से हो गया लॉस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 16th एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम, यानी मिस्टर नायडू की टोटल इनकम काउंट करनी है 18, 19 और 19-20 की। ठीक है जी। 18, 19 का ये दे रखा है, 19, 20 का ये दे रखा है। और उसके बाद इसमें देखिए जी, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है 5,000 इतना है, और उसके बाद नहीं, ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट जो उसका जा रहा है वो 5,000 जा रहा है। तो अभी जो लेट आउट हाउस है, जो तो एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का 5,000 सीधा सीधा उसकी डिडक्शन हो जाएगी, ARV उसमें नील बनेगा। ठीक है जी, NAV नील बनेगा। तो अभी लेट आउट हाउस में क्या होगा, लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। लेट आउट हाउस में उसको मतलब इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस का इतना इतना लॉस हुआ, इसमें 36,000 इसमें नील है, और इनकम उसको मिल रही है अदर सोर्सेज से इतनी। चलिए जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास जो है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो NAV ARV नील रहेगा, बस इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, 5,000 मिल जाएगी। और उसके बाद लेट आउट हाउस में क्या होगा, ये बात कर रहे हैं हम 2018-19 प्रीवियस ईयर की, यानी इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जी, इस केस को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें तो इस केस में 2018-19 में हमने एक तो 5,000 सीधी सीधी हमने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसमें डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद लेट आउट हाउस में आपका जो इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस के खर्चे लगाकर जो भी लॉस हुआ वो 36,000, तो ये हो गया आपका 18-19 का माइनस 41,000 जो कि लॉस। तो उसके बाद इसमें इनकम कितनी हुई 11,000 की, तो वो आप माइनस कर दोगे तो आपकी टोटल इनकम, यानी इसको माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो सीधा सीधा आपका लॉस हो जाएगा 30,000, जो कि हाउस प्रॉपर्टी जो कि आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं, इसको भी ऐसे ही ट्रीट कर लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड एक तो 5,000 आपका डिडक्शन माइनस में जाएगा, उसके बाद आपका कोई लॉस है नहीं, तो 11,000 अदर सोर्सेज है, तो दोनों को अब ट्रेड करोगे तो 6,000 आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मानी जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं ये सीधा सीधा दे रखा है। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 17वीं एग्जाम्पल। 17th एग्जाम्पल क्या कहती है, एक सीमा पत्री है ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी, कोचिन में है, 3 इंडिपेंडेंट उसकी यूनिट्स हैं, और उसमें पहली यूनिट ऑन रेजिडेंट खुद रहती है, लेट आउट दूसरी यूनिट लेट आउट कर रखी है, तीसरी उसने ऑन बिजनेस चला रखा है। तो ऑन बिजनेस है तो वो ARV उसकी नील रहेगी, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। ऑन रेजिडेंट में खाली डिडक्शन मिलेगी, लेट आउट को ट्रेड करेंगे। तो उसमें आपको सब कुछ दे रखा है, MRV FRV स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, अनलाइज रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, सब कुछ है। तो इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले ऑन रेजिडेंट में
तो आपने क्या है सीधा सीधा देखिए एनुअल वैल्यू जो रहेगी नील रहेगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जा रहा है प्रॉपर्टी का 96,000। तो उसके 3 पोर्शन है, तो 3 पोर्शन के अकॉर्डिंग रेजिडेंट का थर्ड पोर्शन की जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा वो कितना बनेगा 32,000। 32,000 आपका जो है डिडक्शन मिलेगी वो क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो रेजिडेंट ऑन रेजिडेंट का वो उसका डिडक्शन जाएगी माइनस में। तो ये बन रहा है। अभी दूसरे केस की बात करते हैं लेट आउट। लेट आउट में आप सबका 1/3 निकाल लोगे। सबसे पहले तो एमआरवी एफआरवी और एमआरवी एफआरवी का जो भी है निकाला आपने, हाईएस्ट कौन है 44 है। फिर स्टैंडर्ड रेंट का 1/3 निकालोगे 36, दोनों में से लीस्ट कौन है 36। और उसके बाद एक्चुअल रेंट निकालोगे। एक्चुअल रेंट कितना है इसमें कुछ और भी दे रखा होगा, हम ऊपर देखते हैं। एक्चुअल रेंट जो है आपका 3500 पर एनम है, तो उसका आप 1/3 का निकाल लोगे। उसमें से 3 मंथ का जो है वो आपने क्या करना है, वो अनरियलाइज रेंट भी माइनस होगा। 3 मंथ का जो है अनरियलाइज रेंट हमने माइनस करना है। तो चलिए जी इसमें देखते हैं क्या था। सबसे पहले जो आपका बन रहा है एक्चुअल रेंट 42,000, यानी वो पर मंथ होगा। ये गलत लिख रखा है, आप इसको सही कर लेना। पर मंथ यानी 12 या 36 और 42, यानी ये पर मंथ ही है। तो इसका पर एनम का बनेगा 42,000। 42,000 इसका पर एनम का जो है वो एक्चुअल रेंट बनेगा। और उसमें से अनरियलाइज रेंट 3500 इंटू 3 करोगे तो 10,500 माइनस हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा एक्चुअल रेंट 31,500 बनेगा। तो इन दोनों में से हमने उठाना है हाईएस्ट। हाईएस्ट कितना है जी 36,000। तो उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रखा है 14,400। तो 1/3 पोर्शन जो है लेट आउट है, तो उसका म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस करेंगे, तो 4800 इसका माइनस हो जाएगा, 31,200 रह जाएगा। फिर उसके बाद मिलेंगी 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो एक तो सीधा सीधा 30% NAV का लेस हो जाएगा, इसका 30% करोगे तो इतना बनेगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जा रही है 96,000 पर एनम, उसका 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा 32,000। ये दोनों को प्लस कर दो, दोनों डिडक्शन है, दोनों को माइनस करोगे तो आपका बनेगा माइनस में यानी नेगेटिव में जो आपका लॉस है 10,160। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका है ऑन बिजनेस। बिजनेस के लिए हम ट्रेड ही नहीं करते, ARV जो रहेगी आपकी नील रहेगी। तो उसके बाद जो आपका टोटल लॉस बनेगा, यानी पहले केस में आपका है -32,000 और दूसरे केस में -10,160, बिजनेस का नील रहेगा। तो तीनों को आपस में प्लस कर दोगे तो -42,160 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कहता है, फॉलोइंग द आर पर्टिकुलर 2 लेट आउट हाउस, यानी 2 लेट आउट हाउस दे रखे हैं। एक तो हाउस ए है, हाउस बी है, उसमें MRV FRV स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट अनरियलाइज रेंट करंट ईयर वैकेंसी भी दे रखी है, म्यूनिसिपल टैक्स भी दे रखा है जो कि पे कर रखा है, ड्यू है बट पे नहीं कर रखा, पे वाला ही जस्ट माइनस होगा। तो उसके बाद रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम अदर एक्सपेंसेस जो भी होंगे, अगर NAV वाला केस बन रहा होगा तो उसमें 30% सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे। तो ये इन चीज़ों को हम अलग से माइनस नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द परचेज ऑफ हाउस, तो इंटरेस्ट इसमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द परचेज ऑफ हाउस, यानी हाउस परचेज करने के लिए जो मनी बोरो किया उस पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दे रखा। तो चलिए जी हाँ जी इसमें दे रखा है कुछ भी नहीं, इसमें 60,000 दे रखा है, तो वैसे ट्रेड कर लेंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट इंटरमाइन द मिस्टर, ठीक है जी हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम काउंट करनी है। तो चलिए जी पहले केस हाउस ए के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप उसका ईयरली निकाल लेना, MRV FRV जो भी होगा, दोनों में से हाईएस्ट कौन है 4,20,000 और उसके बाद एक्चुअल रेंट उसका 480 बनेगा। और उसमें से कितने मंथ का जो है अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज रेंट उसका 40,000 है। तो 40,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 4,40,000 आएगा। दोनों में से जो हायर है वो 4,40,000 है। और उसके बाद 2 मंथ की वैकेंसी है तो 2 मंथ का माइनस कर देना, 3,60,000 बच जाएगा जो कि GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। उसके बाद टैक्स पे किया है, हाउस ए की बात कर रहे हैं, टैक्स कितना
कितना पे किया है। पेड की बात करें तो 12,000, यानी ड्यू नहीं उठाना। अगर म्यूनिसिपल टैक्स की बात कर रहे हैं तो जो पे किया हुआ है वही माइनस होगा। 12,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3,48,000। और उसके बाद डिडक्शन मिलेगी, एक तो 30% सीधी सीधी, तो इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा 1,04,400। तो इसमें से माइनस करने के बाद आपका बनेगा इतना। ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपको जो है इंटरेस्ट ऑन मनी कुछ भी नहीं दे रखा था, तो आपका फाइनल यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। हाउस ए की जो इनकम है, इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस, ठीक है जी, हाउस ए की जो इनकम बनेगी इतनी बनेगी। चलिए जी, हाउस बी की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक एमआरवी आप पूरे ईयर का निकाल लोगे, एफआरवी स्टैंडर्ड रेंट निकाल लोगे, दोनों में से मैक्सिमम सबसे पहले एमआरवी और एफआरवी, ठीक है जी, दोनों में से मैक्सिमम कौन है 380, और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करोगे लिस्ट कौन है 320, और उसके बाद एक्चुअल रेंट कितना है जी 4,20,000। इसके बारे में देख लेते हैं। 4,20,000 जो है एक्चुअल रेंट है। अनरिलाइज रेंट माइनस कर दोगे 35,000, तो उसके बाद 2 मंथ की इसमें भी वैकेंसी रहेगी। तो चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं। तो 4,20,000 में से तो सबसे पहले अनरिलाइज्ड रेंट इसमें ऊपर ठीक करेक्ट कर लेना, या तो एक तो 1 मंथ की वैकेंसी दिखा रहा है और ऊपर से 70,000 दिखा रहा है। तो चलिए जी इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये करेक्ट कर लेना जी, 70,000 दिखा रहा है, इट मीन्स अनरिलाइज्ड रेंट है जो, यानी अनरिलाइज रेंट है वो 2 मंथ का है, तो 70,000 माइनस हो जाएगा। और 1 मंथ की वैकेंसी है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। तो 1 मंथ की वैकेंसी जो भी बनेगी वो माइनस कर देंगे। तो चलिए जी 70,000 इसमें से माइनस किया, तो यानी 2 मंथ का अनरिलाइज्ड रेंट, ठीक है जी, तो माइनस किया इतना आ गया। और 1 मंथ की वैकेंसी है, तो 1 मंथ लिखा हुआ है, ऊपर गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसे करेक्ट कर लेना। तो 1 मंथ की वैकेंसी माइनस करेंगे तो फाइनली ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV बनेगी इतनी। तो उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली कितना पे किया गया है, तो इस पे देखते हैं। एक तो म्यूनिसिपल टैक्स देखिए जी एक्चुअल कितना पे किया गया है, 35,000 माइनस होगा। और उसके बाद आगे जाकर एक तो NAV 30% होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड सीधा सीधा 60,000 जो है, मतलब वो इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगी। चलिए जी सबसे पहले इस पे डिस्कस कर रहे थे कि ये GAV बन गई, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया इतना 35,000, तो ये भी सीधा सीधा माइनस होके क्या बनेगा नेट एनुअल वैल्यू। तो अभी आएंगी 2 डिडक्शन, सीधा सीधा 30% कितना बनेगा 2,80,000 का 84,000, और इंटरेस्ट कितना पे किया बोरोड मनी पर, तो 60,000, तो दोनों का प्लस करेंगे 1,44,000, माइनस करने के बाद क्या बनेगा 1,36,000 जो है इसकी इनकम हो रही है लेट आउट हाउस से। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम A और B दोनों को मिलाने के बाद आपकी टोटल इनकम बनेगी इतनी। चलिए जी इधर तक पहले आप अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से अगली वीडियो में हम देखेंगे, यानी अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं, कैसे क्वेश्चन निकालने हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर मैं आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।